नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके की। मुद्दा यह है कि क्या डीएमके 2014 के माफ कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जब मैं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूं तो लोकसभा में सदस्य संख्या के अनुपात में बात कर रहा हूं। अब मुद्दा यह है कि ऐसा कैसे विचार आ सकता है किसी के मन में। देश की जो दो वास्तविक राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनकी आज की तारीख में पैन इंडिया प्रेजेंस है। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसकी प्रेजेंस तमिलनाडु के बाहर अगर कहीं है तो वह है पुडुचेरी में, जो कि एक लोकसभा सीट का राज्य है। तो कुल मिला के 443 माफ कीजिए 543 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, 39 तमिलनाडु की और एक पुडुचेरी की, जहां पर डीएमके दखल रखती है। इन 40 लोकसभा सीटों के बाहर डीएमके का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। तो फिर ये बात आदमी सोच कैसे सकता है। तो इसके सोचने के पीछे जो कारण है वह है जो अभी पिछले साल एक अलायंस बना था विपक्षी पार्टियों का, जिसे नाम दिया गया था इंडिया अलायंस, या उन्होंने उसका नाम इंडिया दिया। तो उस इंडिया अलायंस या तथाकथित उस इंडिया अलायंस के टूट जाने के बाद, अब आप कहेंगे वो अलायंस कहाँ टूट गया। तो अगर ये जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं उसके बाद अगर उसे टूटना नहीं कहेंगे तो फिर टूटना क्या होता है यह समझना बड़ा मुश्किल है। वो कोई पार्टी नहीं है, वह एक अलायंस है। अलायंस में कोई दल बदल का नियम लागू नहीं होता। कोई भी पार्टी कभी भी आपके साथ आ सकती है, कभी भी आपसे बाहर जा सकती है। जो अलायंस में शर्तें तय होती हैं कि या नियम जो तय होते हैं कि इनके आधार पर चलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कोई पार्टी उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। डिपेंड करता है कि उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टी कौन सी है। जो पार्टी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है वह उसे किस हद तक टॉलरेट करती है, ये सब चीजें मायने रखती हैं। बाकी उसमें कोई नियम कायदे नहीं होते। तो पिछले दिनों जो इंडिया अलायंस के साथ हुआ उसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई वह हुई नीतीश कुमार का उस अलायंस को छोड़कर वापस एनडीए के साथ आ जाना। अब आप कहेंगे नीतीश कुमार से कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया, 16 सीटों की पार्टी थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो केवल 16 सीटों की पार्टी थी, लेकिन फर्क इसलिए पड़ गया कि उस अलायंस को बनाने में, या यूं कह लीजिए कि उसकी रचना करने में, उसे मूर्त रूप देने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था, या यूं कह लें कि जिस व्यक्ति ने उस सोच को जन्म दिया था, वह नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार थे जो नवीन पटनायक के पास गए, केसीआर के पास गए, ममता बनर्जी के पास गए, उद्धव ठाकरे से बात की, एचडी देवगौड़ा से बात की, अरविंद केजरीवाल से बात की। इन दलों को दोबारा कांग्रेस के साथ बैठाने में या उस अलायंस में लाने में भले ही आंशिक सफलता मिली हो नीतीश कुमार को, लेकिन सफलता मिली। इसे आप असफलता भी कह सकते हैं। असफलता आप इस उद्देश्य से कह सकते हैं कि बाकी जो जितने दलों के भी मैंने नाम लिए उनमें से सारे दल, जेडीयू को छोड़ करके सारे दल आसानी से कांग्रेस के साथ बैठ जाते। जो नहीं बैठते वो नहीं आए। जो तीन प्रमुख दल थे जिनकी संभावना कम थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की, वह थे तमिलनाडु, माफ कीजिए, उड़ीसा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल,
तेलंगाना में केसीआर की पार्टी, जो जिसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है, बीआरएस, और तीसरा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो इन तीनों में से दो तो आए ही नहीं। केसीआर ने और नवीन पटनायक ने स्पष्ट मना कर दिया, वो चाहते थे कि एक अलग गठबंधन तैयार हो जिसमें ना कांग्रेस सम्मिलित हो और ना ही भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो आए नहीं। अरविंद केजरीवाल किसी के साथ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके आने का कारण कुछ दूसरा था। मैं पिछले वीडियो में इस पर बात कर चुका हूं, दोहराने कोई मतलब नहीं है। तो जब नीतीश कुमार इस अलायंस से बाहर हुए, तो इस अलायंस की टूट या इस अलायंस का समापन ही आप उसे कह सकते हैं। उससे पहले जिस तरह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक तरह से दुत्कार दिया, उन्होंने कहा 2 सीटें लेनी हो तो बात करो, नहीं लेनी है तो अपना काम देखो, हम पूरी की पूरी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये उनका दावा। और उन्होंने बाद में स्पष्ट कह दिया कि अब मेरा कि कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कोई गठबंधन नहीं होगा, टीएमसी पूरी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो पश्चिम बंगाल से खत्म हो गया। बिहार में आरजेडी ऑलरेडी उनके साथ थी, कांग्रेस के साथ। पिछला चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, उससे पिछला चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। नतीजे सबके सामने हैं। जेडीयू के आने से जो फर्क पड़ सकता था, उस फर्क का अंदाजा आप लगा सकते हैं 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव से। अब चूंकि जेडीयू बाहर आ गया है, तो स्थिति वही पुरानी वाली फिर से आप मान के चलिए 19-20 का फर्क। तो बिहार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं, कांग्रेस की बाह मरोड़ रहे हैं, उसमें आप उसे अलायंस मानिए ना मानिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जिसे कि 25-28 तक सीटें चाहिए थी, अखिलेश यादव ने एक तरफा घोषणा कर दी कि 11 सीटें दे दी। कौन सी दे दी, इसका भी कोई अता पता नहीं है। कुल मिलाकर उनका यह है कि 11 सीटें आपको मिल सकती हैं, ज्यादा उठापटक करोगे तो एक आध और दे देंगे, बात खत्म। तो ये हाल हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मना ही कर दिया है कि पंजाब में उनका कोई सीट शेयरिंग नहीं होगा। इतने सारे राज्य हो गए। अब अभी महाराष्ट्र में कल परसों में बैठक हुई, तो प्रकाश आंबेडकर जो वहाँ की एक छोटी रीजनल पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में भी कोई बात सभी दलों के बीच में, जो वहाँ पे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नाम से जो उन्होंने दल गठबंधन बनाया हुआ है, उसमें कोई ठीक ठाक परिपक्व बात निकलकर सामने नहीं आई है। तो महाराष्ट्र का ये हाल है। तो इतनी सारी जगहों पर प्रॉब्लम झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें लाना बहुत मुश्किल काम होगा। इतने सारे राज्यों में कांग्रेस के साथ जो क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमिलनाडु में भी उसके साथ ऐसा ही हो। तो कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार बाहर गए। इसके बाद अगर इस अलायंस में जो दल हैं और उनका जो रवैया है वो उसी तरह का बना रहता है, तो या यूं कह लीजिए कि जिस तरह से ये सारे के सारे दल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उसको देखते हुए आप यह मान करके चलिए कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का बंटाधार होने की पूरी पूरी संभावना है। अब जो क्रम अभी उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में चल रहा है, यही क्रम अगर आगे चलता रहा तो तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत के दल कांग्रेस को घास नहीं डाल रहे हैं, उसे देखते हुए एक बार यह बात, जहां भी दक्षिण में कांग्रेस का अलायंस है किसी पार्टी के साथ, और जहां तक तमिलनाडु को छोड़ दें तो कहीं अलायंस है नहीं, केरल में तो एलडीएफ यूडीएफ अलग अलग हैं,
तो वहाँ पे अलायंस है नहीं, तो साउथ में कहीं है ही नहीं, केवल तमिलनाडु एक बचता है जहाँ पर उनका अलायंस है। तो तमिलनाडु में जो स्थिति है उसको देखते हुए कल को डीएमके कांग्रेस के साथ ऐसा भी कह सकती है कि नहीं, आपको हम 2-3 सीटें देंगे, अगर आपको लड़ना हो तो लड़ो, नहीं तो आप अपना काम देखो। अब मैं किस आधार पे कह रहा हूं? तो उसके पीछे एक कारण है, कारण बहुत स्पष्ट है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके, जो कभी जयललिता की पार्टी हुआ करती थी और बहुत मजबूत पार्टी थी, उस पार्टी के कमजोर हो जाने और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी ताकत न बन पाने के कारण जो डीएमके है वह तमिलनाडु में इसको एक अवसर के रूप में देख रही होगी, और इसे एक बेहतर अवसर मानते हुए वह ममता बनर्जी की तरह या तो यह डिसीजन ले सकती है कि वह पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, या कांग्रेस को, जैसा मैंने भी कहा, कि 2-3 सीटों का ऑफर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है तमिलनाडु की, उसको देखते हुए इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि डीएमके पूरे तमिलनाडु को स्वीप कर जाए। और इसे इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में ऐसा पहली बार नहीं होगा। तमिलनाडु का इस तरह का इतिहास रहा है कि वहां जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसे लगभग लगभग स्वीपिंग मेजॉरिटी मिलती है। पिछले कई सालों से इस तरह का रिकॉर्ड वहां पे रहा है। अगर डीएमके जीती है तो पता चलता है कि कभी उसने 32 सीट जीती, कभी 35 सीट जीती, और जहां तक मुझे याद है कि एक बार तो 38 सीट जीती थी डीएमके ने या एआईएडीएमके ने, किसने जीती थी। तो जो भी जीतता है इसी तरह से सीटें जीतता है। 39 में से 30+ सीट्स अक्सर वहां की मुख्य पार्टी जीतती है। तो अगर डीएमके तमिलनाडु में स्वीप करती है और 35 से ज्यादा सीटें लेकर के चुनाव नतीजों में आती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बनकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में उभरेगी। क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में जो उसकी सीटें हैं उनमें से एक बड़ा राज्य तमिलनाडु भी है जहां से कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा सीटें हैं, 8 सीटें हैं तमिलनाडु से। दूसरा केरल, जहां से उसके पास 15 सीटें हैं, वहां पर उसकी सीटों में भारी कमी आने की संभावना है। नॉर्थ में कांग्रेस कुछ गेन करेगी, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। कर्नाटक और तेलंगाना की जहां तक बात है तो तेलंगाना में उसको कुछ गेन हो सकता है, लेकिन कर्नाटक में उसे कोई बड़ा गेन होने जा रहा है इसकी भी उम्मीद बहुत कम है। पंजाब, जहां से शायद कांग्रेस को इस पिछली बार 10 सीटें आई थी, 10 या 9 आई थी, मुझे एग्जैक्ट इस समय याद नहीं है, तो वहां पर भी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप यह मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने की स्थिति में कांग्रेस पंजाब में 0 पर भी आ सकती है। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की पिछले चुनाव में, यानी कि 2019 के चुनाव में बहुत अच्छी सीटें थीं, लेकिन इस बार वहां उनकी सीटों की संख्या बहुत ज्यादा घटने जा रही है। किसी राज्य में उनकी सीटें बढ़ने की संभावना नहीं है। अगर किसी राज्य में बढ़ती हैं तो फिर वो क्षेत्रीय दलों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, और क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस के साथ लड़ने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। ममता बनर्जी ने तो खुलकर कह दिया कि कांग्रेस हमारे मुस्लिम वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कुल तात्पर्य यही था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, और कोई भी क्षेत्रीय दल जो एक राज्य तक सीमित है, एक राज्य में उसकी सत्ता है, वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी दूसरा दल, चाहे वह क्षेत्रीय हो या वह राष्ट्रीय हो, वह उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़े वोट बैंक को अफेक्ट करे। भले ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस इस बात का दम्भ भर रही हो पश्चिम बंगाल में कि वह सभी 42 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी, आप यह यकीन मानिए कि तमिलनाडु को छोड़ करके कोई भी दूसरा राज्य पूरे भारत में नहीं है, चाहे वह
48 सीटों वाला महाराष्ट्र हो, चाहे 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल हो, और चाहे 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य की किसी भी पार्टी में वर्तमान में यह सामर्थ्य नहीं दिखाई देता है कि वह अकेले दम पर इतनी ज्यादा सीटें लेकर के आ जाए जितनी कि डीएमके के तमिलनाडु में वर्तमान परिस्थितियों में सीटें जीतने की संभावना है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन जो अभी स्थिति दिख रही है उस स्थिति तक आता है या उससे भी नीचे जाता है, तो आप इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि डीएमके लोकसभा में बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कृपया इस वार्ता को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।